जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किशनगढ़ के वकील फैज अली खान के खेतड़ी नरेश के निजी सचिव मुंशी जगमोहन लाल अभिन्न मित्र थे। फैज अली ने मुंशी जगमोहन को स्वामी जी से मिलवा दिया। मुलाकात के दौरान जगमोहन लाल ने स्वामी जी से कहा, आप तो हिंदू सन्यासी हैं, तो भी आप एक मुसलमान के घर में कैसे ठहरे हुए हैं? आपका भोजन भी तो यदा कदा इनसे छू जाता होगा। स्वामी जी ने कहा, मैं सन्यासी हूं, मैं आप लोगों के सारे सामाजिक विधि निषेधों से परे हूं। मैं एक शूद्र के साथ भी भोजन कर सकता हूं। इससे भगवान के अप्रसन्न होने का भय मुझे नहीं है, क्योंकि ये भगवान का निर्देश है। मेरी दृष्टि में ऊंच नीच या छुआछूत कुछ भी नहीं है। शिव शिव। स्वामी जी के वाणी से मानो बिजली फूट रही थी और उनका मुखमंडल एक स्वर्गीय आभा से उद्भाषित हो रहा था। मुंशी जगमोहन ने ऐसे संत से महाराज को मिलवाने के लिए मन ही मन विचार किया। उन्होंने जब सारी बातें राजा अजीत सिंह को बताईं, तो महाराज उनके दर्शन के लिए व्यग्र हो गए। तब स्वामी जी ने राजा अजीत सिंह से भेंट की और महाराज ने उनसे वार्ता की। स्वामी जी के उत्तर और वैदुष्य और आचरण से राजा सदा के लिए उनके अनुरागी हो गए। अब राजा की स्वामी जी से रोज भेंट होने लगी। एक दिन राजा ने स्वामी जी को खेतड़ी राजमहल चलने के लिए मना लिया। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर जू पत्ता झड़े ताही ना लागे डार। मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों से मिलता है। जैसे एक बार पेड़ से पत्ता गिर जाए तो वापस नहीं लगता, वैसे ही हमारी जो देह हमें मिलती है मानव शरीर की, वो हमें बहुत बहुत सालों बाद मिलती है। तो इस शरीर को और इस मानव रूपी जन्म को अच्छे से किसी सद्कार्य में लगाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने लिए जिए भी तो क्या जिए ऐ दिल, तो जी जमाने के लिए। तो आइए आज की सुबह हम ये प्रण लेते हैं कि अपना जीवन है वो दूसरों की सेवा में लगा दें और दूसरों को ढेर सारी खुशियां बांटें, ताकि हमारा जीवन भी खुशहाल हो जाए और खुशियों से भर जाए। क्या बात है। तो इसी प्रण के साथ में सुबह का शुरुआत करते हैं और कहते हैं सुप्रभात धरती धुरारी। मैं तरुण व्यास और मैं हूँ उर्वशी ठाकुर। तरुण, आज आपने दूसरों के लिए जीने की बात की, और सच मायने में तो जिंदगी तभी साकार होती है जब हम अपना जीवन दूसरों को दे दें। बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को भी सीख लेनी चाहिए उनसे जो ऐसा करते हैं। और आज ऐसा ही करने वाली शख्सियत हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। इनको आपने कई बार दूरदर्शन केंद्र के आपके स्क्रीन पर आपने देखा होगा कि अरे कितनी खूबसूरत एंकर हैं, लेकिन वो एंकर तो हैं ही, पहले बहुत टाइम पर इन्होंने कम से कम 700 एपिसोड में काम किया होगा अलग अलग दूरदर्शन के कार्यक्रमों में, और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ती रही हैं और बहुत से प्रयास करती रही हैं। और एक बात और उनके बारे में ख़ास है कि वो बहुत अच्छी मंच की कलाकार भी हैं, एक्टर भी हैं। तो आज ये बहुमुखी प्रतिभा हमारे साथ में मौजूद हैं। इनका नाम है दीपा माथुर। आपका बहुत बहुत स्वागत सुप्रभात धरती धुरारी कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ़ें करने का। और आज बड़ा अच्छी फीलिंग हो रही है। जिन कुर्सियों पे आप बैठते थे, जब आप बैठे हैं उन कुर्सियों पे मैं बहुत साल बैठी हूँ, और आज ये जो सफ़र तय किया है उसकी जो प्रसन्नता है उसका मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत खूब। तो यानी कि आज की सुबह आपके लिए खास है? जी हाँ, बड़ी ख़ास है आज की सुबह। बड़ा अपनेपन की फीलिंग हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बात हुई सुबह की, तो जैसा कि हम इस मंच से एक सुबह का स्वागत करते हैं, धोरों की जो धरती है उसको नमस्कार करते हैं, तो आपकी जो सुबह होती है वो आमतौर पर कैसी होती है? देखिए, वैसे अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मैं आराम से उठूँ,
क्योंकि मैं बहुत लेट सोने में सोती हूँ, बट बाय कंपल्शन, एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, एक वर्किंग वुमन हूँ, तो बाय कंपल्शन मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो और वही एक नॉर्मल रूटीन रहता है, उठ के थोड़ा पानी वानी पियो, थोड़ा, मुझे चाय का ज़्यादा शौक़ नहीं है, मॉर्निंग टी का। मॉर्निंग टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए इवनिंग टी है। जैसे लोगों को तलब उठती है ना सुबह की चाय की, मुझे शाम की चाय की तलब उठती है। तो एक बहुत ही रिलैक्स सुबह होती है। म्यूज़िक, पुराने गानों का बड़ा शौक़ है, मैं गाती नहीं हूँ लेकिन पुराने गानों का बड़ा शौक़ है, तो सुबह सुबह भजन गाने लगा देते हैं और एक नॉर्मल सा अपनी फैमिली टाइम रहता है मॉर्निंग में। तो एक बड़ा अच्छा सा एहसास, एक बड़ी तो जैसा सुंदर सुबह होती है। आप मल्टीटास्किंग हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में आपने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है, चाहे महिलाओं के लिए हो, आप खुद भी डिज़ाइनर भी हैं, आप एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो सुबह जो है वो एक पूरा प्लान हो जाता है या टाइम मैनेजमेंट की बात? हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 2-3 फील्ड में जब काम करते हो तो आपको एक टाइम स्लॉट सेट करना पड़ता है कि आज हम किस तरह अपने समय को डिवाइड करेंगे, किस तरह बांटेंगे, जिससे जो हमारा दिन है वो कम्प्लीटली हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें और शाम को ये महसूस हो कि हाँ आज सही दिन गुजरा है। और घर में भी आपको समय देना पड़ता है, किचन है, बिल्कुल हमारे घर की साफ़ सफाई है, हस्बैंड है, पूरा परिवार है, तो ये एक बड़ा टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। समय की बात आप कर रहे हैं तो अब मैं रिवाइंड में चलता हूँ, पिछले समय की बात करता हूँ, जब आप छोटे से थे और राजस्थान में एक शहर जगह है उदयपुर, जी हाँ, झीलों की नगरी, वहाँ आपका जन्म हुआ और बूंदी के आप रहने वाले हैं। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको, वो कहेंगे अरे तुम आके गाँव की है, पता ही को नहीं हो। तो कैसा था बचपन, शुरुआत कैसे रही? बड़ा मज़ेदार, बड़ा फॉर्चुनेट, बड़ा प्यार भरा। मैं बहुत अच्छी एक एफ्लुएंट फैमिली में मेरा जन्म हुआ और पढ़ी लिखी फैमिली में, जो एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि एक पढ़ी लिखी फैमिली में, एफ्लुएंट फैमिली में मेरा जन्म हुआ। बड़े सपोर्टिव पेरेंट्स रहे, सब कुछ वो करने दिया जो मैंने करना चाहा अपनी ज़िंदगी में, और बड़ा अच्छा सा एक बचपन निकला। लेकिन मैं बड़ी टॉमबॉयश थी। 6th में मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, और गाड़ी भी क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट में जॉब करते थे, तो मैंने जीप चलाई सबसे पहले, और 6th में मैं जीप चलाने लगी थी। छठी क्लास से? जी हाँ, क्योंकि मैं इतनी लंबी हो गई थी छठी क्लास में जितनी मैं आज हूँ, तो मेरे को वो पूरी पकड़ आ गई थी ड्राइविंग पे। तो मैंने 6th में ही अपने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, और बड़ी फोकस थी अपनी लाइफ में। अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, वो तेल डाल के कस के 2 चोटी बना के, वो बड़ा टॉमबॉयश टाइप की स्कूटर चलाना और वैसी टाइप की ज़िंदगी मैंने जी है। और फिर मैं अब जब मीडिया में आ गई तो लोग विश्वास नहीं करते कि तुम वो हो और तुम अब ये हो गई हो इस तरह से। तो बहुत अच्छी एक लाइफ रही, तो एक बड़ी डिसिप्लिनरी, जिसे मुझे कहना चाहिए। उस समय जब आप टॉम बॉय टाइप लुक में रहते थे, तो आसपास के बच्चे और आपके जो साथी थे वो कहते होंगे कि दीपा ऐसे कैसे कर रहे हो आप, मतलब ये ऐसे चोटी बनाना, मतलब बाकी लड़कियां क्या कहती थी? हाँ, वो बैडमिंटन खेलना और ये सारे काम करना, वो लड़कियों वाले काम कम करती थी। वो तैयार वैयार होना वो नहीं करती थी। सारा एक बहुत ही फोकस्ड और एक बहुत ही ज़ील से आगे ज़िंदगी जी है। और हमारे घर में मेरी जो मदर थी, अब तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, उन्होंने अब बहुत इंस्पायरिंग रही वो हमारे लिए। उन्होंने एक बड़ा डिसिप्लिन रखा, क्योंकि देखिए जब आपके एनवायरनमेंट अच्छा होता है, जब आपके बहुत हेल्प होती है घर में, क्योंकि पापा गवर्नमेंट में थे तो हमेशा से फैसिलिटीज़ बहुत थी, लेकिन हमारी मदर ने हमें हमेशा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा। आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी हेल्प से पानी मांग के पिया हो कि मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। इस चीज़ के लिए वो सख्त खिलाफ थी। क्या कहती थी मम्मी? वो कहती थी कि नहीं, ये इस तरह के पानी पीना है, अपने आप उठ के पियो, छोटे छोटे कामों के लिए किसी को आवाज़ नहीं दो जी। और उन्होंने जो हमें 2-4 प्रिंसिपल सिखाए कि एक तो अपने जो भी सिचुएशंस हैं उससे लड़ो। बड़ी जुझारू लेडी थी, क्योंकि मेरे फादर के बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए, तो 20 साल वो मेरे फादर के बिना रही। तो एक बहुत ही जुझारू और बहुत ही उस तरह की लेडी थी जो हर सिचुएशन से फाइट करती थी, और यही चीज़ उन्होंने हमें सिखाई। 2 बातें मैं उनकी हमेशा याद रखती हूँ, एक तो सिचुएशन से भागो मत, और दूसरा कभी अपनी अच्छाई मत छोड़ो। और ये 2 बात मैंने गांठ बांध रखी, और शायद इसीलिए आज मैं वो कुछ कर पा रही हूँ जो मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में।
तो ये मम्मी से आपको मिले मतलब जी एक हाँ, ये विचार। जी हाँ, ये मेरी मदर से मिली प्रेरणा और पिता की आपने बात की कि आप ज़्यादा समय पिता के साथ में नहीं बिता पाए, हाँ। लेकिन पिताजी की कोई ऐसी बातें, ऐसी कुछ जो आपके दिल में हमेशा गूंजती है? हाँ, और वही एक प्रेरणा बात है, देती जब मैं 10th और 11th में थी तो मैंने बोर्ड टॉप किया था, तब राजस्थान बोर्ड हुआ करता जी। था। जी तो मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, 132 रुपये मिलते थे उस ज़माने में, जो कि बहुत खुशी और रकम बड़ी थी। बात होती थी। तो मेरे फादर ने वो पैसे हमेशा से किसी नीडी को, जिसको पैसे की ज़रूरत थी, वो आते पैसे और वो हम किसी और के एजुकेशन में दे देते। उस टाइम मुझे उस चीज़ की ना तो कोई ऐसा लगा कि वो 132 रुपये जाने से मेरी ज़िंदगी में कमी हो रही है या 132 रुपये आने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी। लेकिन मैंने अब ये बात रियलाइज़ की कि वो जो बचपन में सिखाई हुई चीज़ थी, मदद करना, वो मुझे आज मेरे काम में, जो सोशल काम है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। मेरे फादर एक बहुत ऑनेस्ट और बहुत कर्मठ ऑफिसर के रहे हैं, और वो जो मेहनत करने का जो जज्बा है वो हमने उनसे ही सीखा है। तो पिताजी की वो बात और मेहनत हाँ। वो है जो आपको यहाँ तक लेकर आई। जी। आपकी शिक्षा जो हुई वो कहाँ हुई और कैसे उस ज़माने में, मतलब जब शिक्षा हुई तो कुछ ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहें आज? मेरी शिक्षा शुरू से कॉन्वेंट में हुई। मैंने सोफिया से पढ़ाई करी, सोफिया कोटा और सोफिया अजमेर से। अजमेर कोटा। जी हाँ, इन 2 जगह ही मैं पढ़ी और बहुत अच्छा कॉन्वेंट था हमारा। तो एक्चुअली उन दिनों में ये था कि मैं जब अपना कॉलेज जो मैंने किया वो एज अ हॉस्टलर किया जी। अजमेर सोफिया से। तो वो भी इसलिए मुझे भेजा गया क्योंकि मैं, हमारे वहाँ पे कोटा में कोई इंग्लिश मीडियम कॉलेज नहीं था और अच्छा। हम लोग कॉन्वेंट में थे, तो हमारी शुरू से जो शिक्षा थी वो इंग्लिश मीडियम में हुई। तो बड़ा अच्छा सा रहा। काफ़ी स्कूल में एक्टिविटी करते थे हम लोग। स्कूल में हम काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे और बहुत अच्छा सा टाइम बीता। और पढ़ाई में भी क्योंकि मैं ठीक रही शुरू से, तो एक इम्पोर्टेंस मिलती थी स्कूल में, तो बड़ा जुड़ाव रहा अपने शिक्षण संस्थाओं से शुरू से। जी। तो उर्वशी, हमेशा मम्मी जो होती है वो अपनी बेटी हो चाहे बेटा हो, खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। बिल्कुल। और तो स्कूल में जो टिफिन मिलता है हाँ। वो तो रियली एक सरप्राइज रहता है कि आज माँ ने क्या दिया होगा। लेकिन हॉस्टल लाइफ से पहले जब आप स्कूल में पढ़ा करती थी, हॉस्टल में तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, जी हाँ। कपड़े भी धोइए और खाना जी, मैस सब में कुछ। खाना पड़ता है। तो उस समय मम्मी की कुछ ऐसी रेसिपी जो बहुत अच्छी लगती है और टिफिन में जो आपको हमेशा वही चाहिए? मुझे खाने का बड़ा शौक है आज तक। वो तो मैं कंट्रोल करती हूँ कि भाई अब धीमे धीमे चलो जिंदगी में स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी मम्मी बहुत ज़बरदस्त कुक थी। आप उनसे उस ज़माने में मैक्सिकन, साउथ इंडियन, अच्छा। कॉन्टिनेंटल, हाँ, ज़बरदस्त थी। और अचार तो वो ऐसे ज़बरदस्त डालती थी कि हम लोग ये सोचते थे कि आपका हम एक ब्रांडिंग कर दें। आज तक वैसे मैंने अचार नहीं खाया, ना मैं कभी डाल पाऊंगी वैसा। तो एक हमारा वो था कि मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी और हम लुक फॉरवर्ड करते थे कि आज हमारे खाने में क्या है। मैं बहुत चूज़ी नहीं हूँ खाने में, मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं बहुत चूज़ी नहीं हूँ खाने में। जो सामने आता है मैं उसको बड़े चेरिश करके खाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं उनको ये सब भी नहीं मिल रहा। तो मैं बड़ा इस मामले में पॉजिटिव और खुशनुमा रहती हूँ। तो मतलब ये खुशी के मारे मतलब वो टिफिन दूसरे तीसरे पीरियड में खुल जाता था या हाँ, लंच नहीं टाइम नहीं में नहीं, खुलता दूसरे पीरियड में तो खत्म। लंच टाइम में तो इधर उधर से मांगते थे, मुंह देखते थे कि भाई तुम थोड़ा दे दो, तुम थोड़ा दे दो। अच्छा, तरुण, किसी का छुट्टियों के टिक- बाद तो माएँ जो है ना, जो हॉस्टल में आप रहती हैं, तो आपको वो भर के डिब्बों में लड्डू और वो अरे सब हाँ, चीजें वो दिया बचते कहाँ करती थे, थी। लेकिन उधर आए घर से और उधर 2 दिन में खत्म। तो अल्टीमेटली वही हॉस्टल का बोरिंग खाना खाना पड़ता था, लेकिन मैं उसको भी बड़े खुशी से खाती थी। मैं बहुत चूजी नहीं हूँ खाने के बारे में, जो है वो ठीक है, आई एम हैप्पी। और दूसरे का टिफिन भी कभी मतलब छीनना बहुत वगैरह? खाया है। क्योंकि आप टॉम बॉय थी तो सब लोग डर ही जाते होंगे। जी हाँ, जी हाँ, खूब टिफिन इधर उधर से चोरी करके आप मैं ये वर्ड यूज करूंगी, खूब खाया है। अच्छा, खाने की बात एक तरफ करें, मदर के अनुशासन की बात आपकी करें और पिताजी से जो आपको गुण मिले, उसमें एक कहीं आध्यात्म को आप महसूस करते हैं कि आज भी कि पिताजी हमेशा मेरे को एक प्रेरणा के साथ में लगते हैं जी और हाँ। एक आध्यात्म होता है, पूजा पाठ होती है? जी हाँ, हमारे घर में मैं बहुत पूजा पाठ है और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। 15-20 मिनट मेरे सुबह मैं पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ। जोत अगरबत्ती ये हमारे दोनों तरफ, मेरे पीहर में भी और मेरे ससुराल में भी ये पूजा पाठ का काम। मेरी मदर इन लॉ भी काफ़ी पूजा पाठ करती हैं और वो भी मुझे इस बारे में बहुत इंस्पायर करती हैं। तो ये हमारे घर में बहुत है और इस चीज़ को मैं भी फॉलो करती हूँ
और मैं किस्मत वाली हूँ कि मेरा बेटा भी इस चीज़ को फॉलो करता है। आप आध्यात्म को अपने जीवन में किस रूप में लेती हैं? आध्यात्म को मैं एक शक्ति देने के रूप में लेती हूँ। जी। मैं आडंबर में विश्वास नहीं करती जी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप पूजा करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान से। हमने किसी ने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन भगवान क्या है? भगवान वो शक्ति है जो हमें जीवन में कठिनाइयों से निकलने की प्रेरणा देता है, शक्ति देता है। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, अगर हम उस टाइम टूट जाएंगे तो उन कठिनाइयों से हम निकल नहीं सकते। तो और अगर हम अध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो एक संबल रहेगा उस चीज़ को, सिचुएशन को फेस करने का। तो मेरा एक इस बारे में विचार है अध्यात्म। हमारे राजस्थान में आध्यात्म से जुड़े इतने स्थल हैं और बहुत उनकी मान्यता है। एक स्थल ऐसा है जहाँ पर जाकर चित्त ऐसे प्रसन्न हो जाता है और कहते हैं कि अपने आप सारी शक्तियाँ वहाँ मौजूद हैं, और वो है बजरंगबली का सालासर धाम। तो आइए दर्शकों, चलते हैं सालासर धाम और एक नज़र बालाजी के दर्शन की। रियासतों के एकीकरण के बाद बना आधुनिक राजस्थान पर्यटन को जैसे जीता है। देश में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता ही है। एक बार कोई पर्यटक यहाँ आता है तो फिर वो मन से यहीं का होकर रह जाता है। कहते हैं पर्यटन का मूल मंत्र है चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहो चलते रहो, और यही तो जीवन का सार है। और ये है सालासर धाम। हर तीर्थ स्थल की तरह यहाँ भी बालाजी के मंदिर के चारों ओर बाजार विकसित हो गया है, जहाँ पर श्रद्धालुओं की जरूरत का हर सामान उपलब्ध है। जन आस्था का पावन केंद्र है ये सालासर का मंदिर। दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं, मनौती मांगते हैं। कहते हैं सालासर बाबा सबकी मनौती पूरी करते हैं। और ये है यहाँ का मुख्य मंदिर, यानी सालासर बालाजी का पवित्र स्थान। यहाँ हनुमान जी शिव रूप में लोगों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। भक्त अपनी कामना पूर्ति के लिए दूर दराज से यहाँ आते हैं और नारियल और धागा बांधकर आस पूर्ति की आशा के साथ लौट जाते हैं। ये है मोहनदास जी की समाधि। मोहनदास ने ही शिव रूप हनुमान जी की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था। भक्तजन राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम आदि सुदूर स्थानों से आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और जाते वक्त ले जाते हैं मोहनदास के धूनी से भभूति। कहते हैं धूनी की भभूति से सभी दुखों का निवारण होता है। अखंड धूनी जलती है यहाँ। अखंड धूनी यानी कभी न बुझने वाली धूनी। दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुप्रभात धरती धौरारी में। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं दीपा माथुर जी, वो है बहुमुखी प्रतिभा की धनी। तो आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आपकी पढ़ाई की बातें चल रही थी, बीच में आध्यात्म की बातें चली, सालासर धाम के दर्शन हुए। आपके जो पढ़ाई के दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता का जन्म कब हुआ? कब आपको लगा कि मुझे औरों के लिए कुछ करना चाहिए? अगर हम इसको सही मायने में बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता का जन्म जब हुआ जब मैंने अपनी खुद की कंपनी डाली, जब मैंने बिज़नेस शुरू किया। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि हमेशा एक बात है कि जब बचपन में जो हमको सिखाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर एक बहुत ही, जो हमारी स्कॉलरशिप आती थी वो किसी गरीब बच्चे के लिए देते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जब जन्म जो होता है सामाजिक कार्यकर्ता का,
वो उसकी नींव डलती है बचपन में। लेकिन अगर हम सही मायने में बात करें तो सन 2000 में मैंने अपनी कंपनी डाली थी। ये भी एक लक बाय चांस कहती हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी। जब मैं पढ़ रही थी, सेकेंड ईयर में थी, मेरी शादी सेकेंड ईयर में ही हो गई थी। इतनी जल्दी कारण? कारण तो कोई ख़ास नहीं, रिश्ता आया, बातचीत हुई पेरेंट्स की और हमारी शादी फिक्स हो गई। और यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो मुझसे सब पूछते हैं कि इतनी जल्दी शादी हो गई, कहीं लव मैरिज तो नहीं थी? जी। हमारी हमेशा कंप्लीटली अरेंज मैरिज थी। हम शादी से पहले एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे और शादी के बाद, हाँ जी, बिल्कुल नहीं। सगाई में मतलब हमारी जब बातचीत हुई तब हमने एक दूसरे को देखा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लव तो शादी के बाद हुआ। वो एक जो मोड़ आता है, और हमेशा जब किसी के जीवन में मोड़ होता है तब से लाइफ चेंज होती है। और वो लाइफ चेंज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने कौन सा ऐसा, किसको देखकर आपके मन में लगा कि मुझे इन लोगों की सेवा करनी? जी हाँ, वो मैं आपको बता रही थी कि जब 2000 में मैंने अपनी कंपनी बनाई तो उसके बाद ये हुआ कि मैं इन लोगों के, क्योंकि मेरा जो काम है वो ग्रामीण बेस है, तो मैं कॉन्शियसली ये चाहती थी कि महिलाओं को ही काम दिया जाए। जो भी, क्योंकि मैं हैंडलूम्स में काम करती हूँ, हैंडीक्राफ्ट्स में काम करती हूँ, तो हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स का जो प्रोडक्शन बेस जिसे हम कहते हैं वो गांव में ही होता है। ये बहुत ही अनसिस्टमेटिक और बिजनेस कहलाता है। घर घर में प्रोडक्शन होता है। जी हाँ, कोई सिस्टमेटाइज्ड फैक्ट्रीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। तो मैं गांव में जब जाती थी अपने प्रोडक्शन के लिए, तो ये जो महिलाएं हैं, मैं इनकी परेशानियां देखती थी कि इनको बहुत, एक तो कम पैसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां वहाँ बहुत हैं, जो लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती। तो धीरे धीरे 2-3 साल जब मैं गई तो इन लोगों ने मुझसे थोड़ा, मेरा इनसे बातचीत हुई, थोड़ा मेरा इनसे कनेक्शन हुआ, नाता बढ़ा। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैडम हमारी ये समस्या है, या हमारी ये बच्ची पढ़ नहीं पा रही है, ये पढ़ना चाहती है, या हमारी ये बीमारी है। तो मैं, कुछ मेरा जानकार डॉक्टर्स थे, मैं उनसे कहती थी आप इनको देखिए, ले जाती थी इनको दिखाने के लिए। तो ऐसे करते करते 5-6 साल निकल गए। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रेरित किया कि तुम जब पर्सनल लेवल पे ये सारे काम करती हो तो तुम अपनी एक संस्था क्यों नहीं खोल लेती, क्योंकि अगर तुम संस्था खोलोगी तो एक सिस्टमेटिक वर्किंग हो जाएगी, तुम फंडिंग ला सकती हो, रिकग्नाइजेशन मिलेगा और तुम एक बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप को केटर कर सकती हो, उनकी मदद कर सकती हो। तो 2007 में मैंने अपनी एनजीओ को रजिस्टर किया। जो एनजीओ है हमारी, उसका नाम है क्वालिस, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। हम सिर्फ एक मुद्दे पे काम नहीं करते हैं, हम महिलाओं और उनके बच्चों के बहुत ही बहुमुखी जैसे मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, उनको उन पे काम करते हैं। क्योंकि एक, जैसे एक सर्वे है कि किसी भी कंट्री को की जो ग्रोथ है, एक तो उसकी पॉवर्टी और इलिटरेसी, ये दो जो फैक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा किसी भी कंट्री की ग्रोथ में, अशिक्षा और गरीबी। जी हाँ, अशिक्षा और गरीबी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें बताते हैं कि इस कंट्री की क्या ग्रोथ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 50% महिलाएं हैं भारत में। तो अगर हम महिलाओं को उनका उत्थान करेंगे, उनकी हेल्थ वाइज, लिटरेसी वाइज, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइज, तो मुझे लगता है कि आज एक स्वस्थ समाज की रचना होगी। क्योंकि जो माँ होती है ना, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है परिवार में। कहते हैं ना कि अगर आप माँ को शिक्षित कर रहे हैं तो आप परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। इकोनॉमी वाइज आपने बात की, मतलब उनके वित्तीय जो उनका हिसाब किताब अच्छा रहे घर बार में, मतलब पैसे की आवक रहे, तो उसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? क्या उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या होता है? जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि देखिए कि जब हम गाँव में जाते हैं तो जो भी एक कढ़ाई का काम है, जो मेरे कारीगर हैं वो है वीवर्स, बुनकर। तो जो बुनकर हैं, जो कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जो टाई एंड डाई करते हैं, रंगरेज, क्योंकि मेरा इसी तरह का काम है, तो ये पूरा मेरे से लगभग 2000 महिलाएं हमारे कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। क्या बात। जी हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, और जब आप गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा काम औरतें करती हैं, महिलाएं करती हैं। जी। लेकिन क्या होता है कि जो पैसे का मैनेजमेंट है ना, वो उनके हस्बैंड करते हैं। जी। उनके हस्बैंड जाते हैं बाजार, वो काम लेके आते हैं, महिलाओं को काम देते हैं, और पैसा सारा आदमी जो उसका पुरुष वर्ग है उनका वो रखता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इनको अवेयर करते हैं कि भाई जब तुम काम करती हो तो तुम अपना पैसा अपने आप लो। तो हम इनके ग्रुप्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सेवी जो ग्रुप्स होते हैं इनके,
हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं इनके, और हर ग्रुप एक यूनिट की तरह काम करता है। फिर इनके बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं हम लोग, तो जो भी पेमेंट आता है वो इन महिलाओं के अकाउंट में जाए। ये एक हम चीज़ को मतलब बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे है, काम आप कर रहे हैं, इकोनॉमिकली आप एम्पावर नहीं है। और एक बात और है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, घर का जो मैनेजमेंट है वो महिला के जिम्मे ही रहता है, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो जी। अगर उसको पैसे का मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट, बच्चों का मैनेजमेंट, खाने पीने का मैनेजमेंट, तो सारा जब मैनेजमेंट ही महिला कर रही है तो पैसों का मैनेजमेंट महिला क्यों नहीं कर रही है जी। महिलाओं की गांव में जैसे हम स्थिति देखते हैं उर्वशी, ज़्यादातर महिलाएं बीमार भी होती हैं, स्वास्थ्य उनका सही नहीं रहता क्योंकि सही तरीके से उनको सुविधाएं मुहैया नहीं होती, तो उसके लिए भी आप काम करते हैं? जी हाँ, क्योंकि क्या होता है कि ये जो महिलाएं हैं ये बहुत ही कम से उम्र से काम करने लगती हैं जी। तो और जो बैठने का पोस्चर है वो होता है, क्योंकि फ्रेम्स पे काम करती हैं, झुक के काम करती हैं, तो एक तो इनकी कमर की बहुत ही समस्याएं रहती हैं और आँखों की बहुत समस्याएं रहती हैं। तो हम लोग ये सर्वे करते हैं, और एक क्योंकि इनके इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है तो इनके खान पान बहुत पुअर रहता है। और वैसे भी आप देखिए, एक किसी परिवार में एक माँ सबसे आखिर में खाती है जी। तो जो जिसे आप कहते हैं बचा खुचा, इनके लैंग्वेज में उसे बचा खुचा कहते हैं हम लोग। तो हम लोग इनको अवेयर करते हैं कि भाई तुम ही स्वस्थ नहीं रहोगी तो फिर तुम परिवार कैसे स्वस्थ रखोगी। अगर कोई है 5 केले हैं और तुम्हारे घर में 5 जने हैं तो तुम एक एक बराबर बांट के खाओ। ये नहीं है कि तुम्हारे हिस्से में आए नहीं और वो 5 तुम अपने परिवार में बेटे को दे दिया। हाँ, तो इस तरह से इनको हम अवेयर करते हैं। हम इनके आई कैंप्स बहुत लगाते हैं क्योंकि आंखों की बहुत समस्याएं रहती हैं, और हम फंडिंग लेते हैं, फ्री चश्मे बांटते हैं और रेगुलर आई कैंप्स लगाते हैं, योगा कैंप्स बहुत लगाते हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपी में बहुत काम करते हैं हम। जैसे हम इन एक्यूप्रेशर, अभी हमारे प्रपोज्ड हैं कुछ इस तरह कैंप्स, हम एक्यूप्रेशर सिखाएंगे जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, हाँ, फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो इनको सिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह महंगी दवाइयाँ ये अफोर्ड कर नहीं सकती। हॉस्पिटल जाने से इन लोगों को डर लगता है। 2 कारण है, एक तो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट डरावना है, दूसरा इनके पास उतने पैसे नहीं होते कि ये अपनी हेल्थ को देख सके। तो कुछ इस तरह के कारण है। एक माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम माइंडसेट चेंज करने पे काम करते हैं सबसे ज़्यादा। फिटनेस की बात हुई ऋषि, और आप उनको किस तरह से योगा भी सिखाते हैं। बहुत आपकी फिटनेस की हम बात करें तो आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं? जी, मुझे अभी फिटनेस पे बहुत काम करना है ऐसा मैं सोचती हूँ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, मैं वॉक पे नहीं जाती जैसा बताया था मैंने आपको, मैं ट्रेडमिल चलाती हूँ, मैं एक्सरसाइजिंग में भी घर में ही आपने वो सारे इक्विपमेंट जी हाँ रखे हैं? सारे तो क्या, छोटा मोटा एक बना रखा है और मैं उन्हीं इक्विपमेंट्स को यूज करती हूँ। योग और मेडिटेशन कुछ ऐसा भी? मैं प्रेयर करती हूँ जी। मैं योगा और मेडिटेशन नहीं करती, लेकिन मैं प्रेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ हम योगा से और मेडिटेशन से एक लाते हैं वो मैं अपनी ट्रेडमिल से ले आती हूँ, और जो मुझे एक मेरी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए वो मुझे प्रेयर से मिलती है। तो ये मेरा एक फिटनेस का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। ब्यूटीफुल। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें मन जो है वो भी अच्छा हो जाए ध्यान से, और उससे बहुत तरीके हैं फिटनेस के, आपके ऊपर है कि आप किस में आपको फील गुड फैक्टर आता है। तो मुझे इन दोनों चीज़ों में फील गुड फैक्टर आता है। सुबह सुबह फील गुड अच्छा लगता है जब हम लोग मतलब जब एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं। और फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं फिट रहने के लिए क्या करें कि फिट में। अर्ध मत्स्येंद्र आसन इसका नाम है। धीरे से पैर मिले हुए स्थिति से एकम दाहिना पैर मोड़कर बाईं जंघा के नीचे, द्वे बायां पैर ऊपर से मोड़कर घुमा लिया, त्रिणे दाहिना हाथ ऊपर से घुमाकर बाएं घुटने को दबाते हुए धीरे से बाएं पंजे को पकड़ लें, चत्वारे बाईं ओर घूम जाना है।
दाहिने हथेली से बायां पंजा पकड़ के रखें, गर्दन कंधा बाईं ओर घुमाएं और आंखें बंद। आंखें बंद, सामान्य श्वास, और शरीर को एक स्थिति में स्थिर छोड़ देना है। मन में जप निरंतर चलता रहे। इस अभ्यास में हम घुटने का दबाव पेट पर बनाकर अपने हम पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जो कि हमारे शरीर में शुगर लेवल को बैलेंस करता है। इस स्थिति में ध्यान गर्दन, कंधा, कमर व लेफ्ट हिप जॉइंट में पड़ रहे खिंचाव और पेट में पड़ रहे दबाव पर रखना है। पंच, धीरे से बायां हाथ ढीला छोड़ें। छठ, सामने से दाहिना हाथ घुमाएं। सप्त, बायां पैर सीधा। अष्ट, दाहिना पैर भी बदलकर दूसरी तरफ से करना है। एकम, द्वे, त्रिणे, चत्वारे। अधिक से अधिक दाहिनी ओर घूम जाएं। दबाव घुटने का पूरा पेट पर बना रहे, पैर का पंजा पकड़कर। दोनों तरफ से इस आसन का अभ्यास करते हुए हम अपने शरीर की मैक्सिमम मसल्स और मैक्सिमम जॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जो कि जॉइंट्स पेन, ओबेसिटी और डायबिटीज़ तीनों स्थितियों में लाभकारी है। अगर हम इसका नियमित अभ्यास करें तो हम इन तीनों स्थितियों तक पहुंच ही नहीं सकते। धीरे से पंच, छठ, सप्त, अष्ट, विश्राम। सुप्रभात धरती धुरारी कार्यक्रम में अभी फिटनेस आपने देखी कैसे फिट रहें, और अब फिर से मुलाकात करते हैं हमारे मेहमान से जो कि हैं दीपा माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता। दीपा जी, सिलसिला चल रहा है प्रश्नों का। उर्वशी कुछ पूछना चाहेगी आपके उस खेल के बारे में जो कि मुझे पता है और दर्शकों को नहीं पता है। हाँ, आप बास्केटबॉल में आप माहिर रहे, खूब खेला आपने। जी हाँ, इस बारे में मैं बताइए। स्कूल और कॉलेज में बास्केटबॉल खेलती थी। इसकी भी बड़ी मज़ेदार स्टोरी है जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत जल्दी मैंने हाइट गेन कर ली थी और मैं इतनी लंबी 6th में हो गई थी। तो ये मेरे लिए एक कंपल्शन था कि भाई बास्केटबॉल तो मुझे खेलनी है। हमारी जो टीचर्स थी कि भाई तुम्हें ये तुम्हारे लिए खेल बचता है क्योंकि तुम लंबी हो, और लंबी लड़कियों की हमेशा से कमी रही थी स्कूल में, तो वो मेरे लिए कंपल्शन था। तो खेलती थी बास्केटबॉल। फिर करते करते मैं नेशनल्स भी खेली कॉलेज में जाते जाते। तो मज़ेदार टाइम था, खूब खेलना कूदना और बड़ा अच्छा टाइम था। तो बास्केटबॉल खेलते खेलते ये एक लंबी सी लड़की जब खूबसूरत चेहरा दूरदर्शन पे लोगों ने देखा तो बोले वाह बहुत खूबसूरत एंकर है। तो दूरदर्शन में एंकरिंग का पहला कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, पढ़ते पढ़ते ही मैंने सेकेंड ईयर ही किया था तब जी, और उसके बाद मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करी। तो मुझे कंप्यूटर्स किया 3 साल का। तो मुझे ये लगा कि ये क्या मतलब, आप घर पे कहाँ तो इतनी एक्टिव लाइफ आपकी और कहाँ आप एक घर में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो जीवन में करना चाहिए। जबकि मैं जानती थी कि क्योंकि मेरा बेटा हो गया था कि मेरी प्रायोरिटी अभी उसकी तरफ ध्यान देना है, और एक माँ बनना बहुत ही सुखद सौभाग्य होता है एक महिला के लिए।
तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें टाइम भी कम लगे और मेरा काम भी होता रहे। तो मैं दूरदर्शन आई, तो सबसे पहले मैंने एक फिलर रिकॉर्ड किया था। उन दिनों में फिलर्स आते थे प्रोग्राम्स के बीच में, छोटे छोटे संदेश जिसे हम कहते हैं। याद हो आपको कोई? कुछ बच्चों के एजुकेशन के बारे में था, तो याद कुछ भी नहीं है। तो मुझे दिया गया और बोला गया कि आप 2 दिन बाद आइए और आपको हम रिकॉर्ड करेंगे एक ऑडिशन के रूप में जी। तो मैंने जी जान लगा दी उन 2 दिनों में, उसको जैसे एग्जाम से पहले रटते हैं उसको रट के बिल्कुल परफेक्ट कर लिया। और मैं आई और वो 1-2 मिनट का या 1 मिनट का फिलर था, वो एक टेक में हो गया। क्या बात। तो हाँ, तो बड़ी वो एक मेरे लिए किक था, दूरदर्शन में आने का स्टार्ट था। और उसके बाद बहुत प्रोग्राम्स किए मैंने। उसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स याद आते हैं? देखिए, मैंने आसपास से शुरुआत किया, फिर मुझे सीधा आसपास मिला प्रोग्राम। वो एक कल्चरल न्यूज़ का प्रोग्राम था जो शायद 7:15 बजे शाम को आता था। फिर वो चहल पहल के नाम से आने लगा, वो किया। फिर मैंने चिट्ठी पत्री की। फिर मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए, अब तो शायद कुछ स्पेशल प्रोग्राम हाँ याद भी नहीं है। 700 के आसपास एपिसोड आपने। हाँ, मतलब इतने तो किए ही होंगे। और भी मैं एंकरिंग करती रही, बाहर भी, आउटसाइड दूरदर्शन भी लाइव एंकरिंग करती रही, कभी कमर्शियल बेसिस पे नहीं, सिर्फ शौकियाना तौर पे। तो एक अच्छा सा रहा वो एक सफ़र भी दूरदर्शन का। तो इसके ज़रिए आपके एक मन का जो अंदर का वो आर्टिस्ट था वो भी बाहर निकल कर आया। जी हाँ, वो एक आर्टिस्ट सेटिस्फाई होता रहा और अच्छा लगा यहाँ आके लोगों से मिलना, यहाँ का एनवायरनमेंट सब बढ़िया था। वो आर्टिस्ट जो एक होता है कि दीपा जी, आप तो जानते हैं कि कोई भी आदमी अगर कुछ बन जाता है तब भी एक मन में रहता है कि अगर मैं आज ये नहीं होता तो मैं कम से कम वो तो होता, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो वो चीज़ अगर सामाजिक कार्यकर्ता, एंकर नहीं होते आप, तो वो क्या चीज़ होती? मैं एक शेफ होती, करछी चलाती, बिल्कुल, और प्रोफेशनल शेफ होती। क्या बात? मुझे बड़ा मज़ा आता है किचन में कुकिंग करने में, और वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बिल्कुल नहीं थकती। अच्छा। मुझे आप आधी रात को भी कह दीजिए कि आपके घर में इतने मेहमान आने हैं और मैं आधी रात को भी खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो ज़माना और था ना, अब देखिए उस ज़माने में एक लड़की का होटल मैनेजमेंट में जाना सोच ही नहीं सकते थे। अव्वल तो थे ही नहीं इतने कोर्सेज, इतनी अवेयरनेस, और सोच भी नहीं सकते थे। बड़ी ट्रेडिशनल फैमिली थी हमारी, पढ़ो लिखो, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ये बनो, वो वाला एक सोच की फैमिली थी हमारी। शेफ आप बनना चाहते? हाँ, लेकिन मैं अगर मुझे मौका मिलता और आज भी अगर वो टाइम आज का टाइम होता और मैं उस उम्र की होती तो मैं जरूर शेफ बनती। और मुझे अभी भी घर पर आप रेसिपीज देखकर और ऐसा ट्राई करती रहती हैं? मुझे बड़ा मजा आता है कुकिंग करने में, और बड़ा मैं एंजॉय करती हूँ उसको, रिवाइंड करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं रिवाइंड करती हूँ जब मैं कुक करती हूँ। वो क्या विशेष व्यंजन होते हैं जो कि आप बनाना पसंद करती हैं? सब कुछ बनाती हूँ मैं। वैसे मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं नॉनवेज भी बनाती हूँ क्योंकि हम लोग कायस्थ हैं और हमारे यहाँ सब कुछ चलता है जी। तो कुछ भी बनाती हूँ, नई नई रेसिपीज ट्राई करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो रेसिपीज आप किताबों में भी देखती होंगी, टीवी पर भी देखती? हाँ, किताबों में भी देखती हूँ, टीवी पे भी, और आजकल तो गूगल आ गया है ना, तो इंटरनेट पे भी देखती हूँ। अभी जी हाँ, दूरदर्शन पर अगर आपको सुबह का जायका दिखाया जाए, अरे बड़ा मजा आ जाएगा, जरूर दिखाइए। तो आइए चलते हैं, सुबह का जायका देखते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारी रेसिपी से। आज जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो अपने आप में यूनिक है और डिफरेंट। टेंडर कोकोनट विद एक्सोटिक फ्रूट्स। हमने फ्रूट्स को लेके उनको आइस क्यूब्स में फ्रीज़ कर लिया है, और डिफरेंट फ्रूट्स जो भी आपके पास हों, जो आप अवेलेबल हैं आपके घर पे, आप उनको अपने आइस बॉक्सेस में, आइस क्यूब्स बॉक्स में डाल दें और उनको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद में जब आपके पास वो रेडीली अवेलेबल हो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप निकालें, और आपको कुछ नहीं करना है, इन क्यूब्स को ग्लास में भर देना है। अगर आप देखें, हमने ग्लास को पूरा फिल कर दिया है। कलरफुल फ्रूट्स ऑल फ्रोज़न इन द फॉर्म ऑफ आइस क्यूब्स। और इसके बाद में हम इसके अंदर टेंडर कोकोनट जो हमने अलग से ले रखा है, इसके अंदर पोर करेंगे।
And as you can see, the most refreshing and exciting drink is ready. तो सुबह के जायके के साथ आपकी ज़िंदगी का जो जायका है वो बना रहे, और हम बातचीत कर रहे हैं ऐसे ही मज़ेदार और खूब प्यारी प्यारी बातें जो हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मेहमान हैं दीपा माथुर जी से। अभी सुबह के जायके की बात चली और आपने सीख भी लिया कैसे बनता, हाँ, बहुत इजी तरीके से दर्शकों ने भी सीख लिया। एक खाने के बाद में कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, और आप खूबसूरत हैं, ये सभी दूरदर्शन पर देख पा रहे हैं हमेशा से। तो वो मॉडलिंग का कभी ख्याल आया कि मैं मॉडलिंग में चली जाऊं या फिल्मों में चली जाऊं, ऐसा कुछ हुआ कभी? जी नहीं, मुझे तो ख्याल नहीं आया, लेकिन औरों को ज़रूर मेरे बारे में ख्याल आया। वो और कौन थे? जी वो राज कपूर साहब थे। और अच्छा जी हाँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो जैसे मैंने आपको बताया एक संस्था ज्वाइन की हुई थी मैंने जी। हम लोग डॉक्यूमेंट्री शूट करते थे जी। तभी भी वो सामाजिक कार्य ही था, प्रॉब्लम्स के ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री शूट करते थे जी। तो हुआ यूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हुई और मेरी मम्मी ने कंडीशन लगा दी थी कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी शूटिंग करने। तो वो शूटिंग हमारे घर में हुई, तब सरकारी मकान होते थे और बड़े बड़े होते थे, तो वो शूटिंग हमारे घर में हुई। मैंने उसमें एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया जो कि फील्ड में जाती हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके आती हैं। इस तरह की कोई एक छोटी सी ताना बाना बुना गया था उसका डॉक्यूमेंट्री का। तो मेरा पार्ट जो था वो घर पे शूट हुआ। अब कुछ यूँ कहिए कि वो डॉक्यूमेंट्री राज कपूर साहब के स्टूडियो में एडिट होने गई। तब वो बॉम्बे? जी हाँ, बॉम्बे। तो क्योंकि वो जो संस्था थी उसका बेस बॉम्बे में था जी। वो बॉम्बे का ही जो व्यक्ति थे वो संस्था को चलाते थे। अब जब वो वहाँ गई शूट होने तो तब राज कपूर साहब हिना के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे। वो उस ज़माने की बात है। ज़ेबा बख्तियार फिर बनी हीरोइन। जी हाँ, फिर शायद वो बनी। तो तब फिर उन्होंने हमारे एक उनके कोई पत्रकार मित्र थे कोटा में, उनको उन्होंने मैसेज दिया और वो मेरे पापा के भी बड़े अभिन्न मित्रों में से थे जी। तो वो हमारे पास आए। उन दिनों में टेलीग्राम्स आते थे तो उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा तार आया हमारे यहाँ पे, ट्रंक कॉल आया। जी हाँ, तो वो सब हुआ तो बड़ी स्थिति मेरे लिए गिल्टी में आ गई कि ये क्या हो गया। देखिए ज़माना कितना परिवर्तित हो गया है जी। आज और तब में बहुत ही, आपको 28-30 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं, इतने साल हो गए होंगे उस पिक्चर को आए हुए जी। तो मुझे जब वो मेरे पास ये ऑफर आया और वो पेपर में छाप दिया, वो पापा के जो मित्र थे जो एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनको लगा कि ये बहुत ही एक अच्छी घटना है क्योंकि वो शुरू से प्रोग्रेसिव रहे, पत्रकार हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं। आप उस समय बूंदी में थी या उदयपुर? जी मैं उस समय कोटा में पढ़ रही थी। मैं 12th 11th के दौर है मेरा वो। तो वो कोटा में सब जगह लोगों ने जी हाँ, वो आ गया, वो पढ़ लिया। तो जब मैं बाहर जाऊं तो लोग कहें कि अच्छा ये वो लड़की है जिसे राज कपूर ने ऑफर भेजा है, तो आप समझे कि एक बोझ हो गया दिल पे और ये लगा कि अरे भाई सन्नाटे में आ गई मैं कि ये कैसे हो गया, और बड़ी गिल्ट हो गई। तो मैं निकलना सा दुश्वार हो गया और बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसे हो गया, लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई जिंदगी में अपने से। तो वो अवसर आपने पकड़ा क्यों नहीं राज कपूर साहब से मुलाकात? क्योंकि देखिए ज़माने का परिवर्तन देखिए, कंजर्वेटिव फैमिली में मैं थी और कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये फिल्में और मॉडलिंग और ये सब चीज़ें हमारे परिवेश में नहीं थी ये सब चीज़ें। और हमारे लिए तो ये एक मतलब मम्मी ये कहती थी कि कोई बात नहीं, तुमने थोड़ी दिया है अपने आप को ऑफर, वो तो राज कपूर ने तुम्हें दिया है, तुम तो मस्त रहो, तुम तो अपना काम करो। मतलब ये हो गया था कि अरे ये कैसे हो गया, ये बड़ी शर्म सी आती थी आज के दौर में अगर ये ऑफर आए तो आज तो देखिए मैं आज खुद कई जगह ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जज करती हूँ और मैं देखती हूँ कि जो कंटेस्टेंट लड़कियाँ हैं उनके पेरेंट्स उनको अकम्पनी करते हैं, उनकी मदर्स बड़ी पर्टिकुलर रहती हैं उन्होंने क्या खाया क्या पहना, क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी इवेंट्स जज करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो ज़माने में ज़बरदस्त परिवर्तन है और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस परिवर्तन को देख के। एक आदमी को अपनी मर्ज़ी से प्रोफेशन चूज़ करने की एक प्लेटफॉर्म है, एक इच्छा जो उसकी है वो आदमी काम करे तो जीवन सफल माना जाएगा। लेकिन मैं ये फिर भी आपसे कहूँगी क्योंकि मैं उस ज़माने में सोच रखती थी, अब प्रोग्रेसिव हो गया धीरे धीरे, तो मुझे अभी भी वो ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे हाथ से अवसर चला गया। उसके बाद काफ़ी मॉडलिंग के ऑफर आए मेरे पास, तो लेकिन वो जी हाँ वो भी मैंने नहीं लिए। एक बात अगर ये आए कि दीपा माथुर का मन
उस समय क्या कहता था कि क्या अगर घर वाले कह देते या फिर मन में एक होता है ना कि मम्मी पापा ने मना कर दिया लेकिन मैं तो जाना चाहती थी, क्या था वो? था मन नहीं, में ऐसा कुछ नहीं आया कि मम्मी पापा ने मना कर दिया मैं जाना चाहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। आप भी नहीं जाना चाहते थे? नहीं, ऐसा इतना डेप्थ में सोचा ही नहीं गया इस चीज। अच्छा, वो एक घटना के, जी हाँ, क्षणिक घटना मान ली गई उसको, और फिर शादी हो गई, जिंदगी चलने लगी मजे से। वो टेलीग्राम अभी तक पड़ा था और अभी तक पड़ा है, और उसको हम कभी कभी देखते हैं और खुश होते हैं। नहीं, वो अभी ओरिजिनल फॉर्म में पड़ा है। अच्छा, महिलाओं की आपने बात की कि आज आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट जज करती हैं, लड़कियां आती है, अच्छा लगता है कि फैमिली उनको लेकर आ रही है। जी हाँ, सभी पेरेंट्स से और दर्शक जितने भी देख रहे हैं, उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ज़माने में परिवर्तन आ गया है, लड़कियों को फ्रीडम मिलने लगी है, पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं, लेकिन तो इस चीज़ का बच्चे जो हैं, जो आजकल का दौर के बच्चे हैं, वो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें जी। ये एक बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ये नहीं हो कि इस फ्रीडम का मिसयूज़ करके अपने जीवन की दिशा बिगाड़ लें। हर चीज़, देखिए, अति हर चीज़ की बुरी है। हमारे टाइम में जो रोक टोक थी वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोकती थी, कहीं ना कहीं हमें एक विराम देती थी जी। और आज क्या है कि आज माहौल खुला है, इंटरनेट है, आज बहुत सोशल मीडिया है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत सही तरीके से होना चाहिए। और ये एक युवा की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो फ्रीडम मिल रही है उसको हम अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करें, उसका हम मिसयूज ना करें। ये एक मेरा संदेश। आज़ादी जो मिली, एक लड़की को कहा कि बेटा तुम अपनी इच्छा से कुछ करो, दूसरी ओर एक अनुशासन, तो आप कितना मानते हैं लड़की को कितना संयम रहना चाहिए इन दोनों चीज़ों में? क्योंकि आजकल ज़माना तुरंत में दिमाग बदल जाता है, लड़की जाती है पढ़ने के लिए और वो कहीं और निकल जाती है। जी हाँ। तो महिलाओं का आजकल जो है झुकाव भी कहीं और होने लगा है। नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गए। जी हाँ। क्या आपको लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए, लड़कियों को क्या चीज़ें खास ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, लड़कियों को सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए खुद की, और उसके लिए क्योंकि हमारी अभी भी सरकार से बातचीत होती रहती है, हमारी एनजीओ को काफ़ी बुलाते हैं, गवर्नमेंट जब मीटिंग्स होती हैं, तो मैं यही विषय उठाती हूँ कि अगर आप लड़कियों की सुरक्षा पे ध्यान देंगे तो लड़कियाँ काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ कर पाएंगी जो वो अभी नहीं कर पाती हैं सुरक्षा के कारणों की वजह से। तो एक तो ये बात है कि बचपन से ही उनको कुछ इस तरह के कराटे हैं, जूडो है, इस तरह की चीज़ें सीखनी चाहिए जो उनकी सुरक्षा के लिए आगे उनको मदद करें। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं कहती हूँ आजकल की जनरेशन फॉर्चुनेट जनरेशन है, जहाँ माँ बाप सहयोग करते हैं। सहयोग हमारे टाइम भी करते थे, लेकिन उसमें किसी की गलती नहीं है, वो सामाजिक परिवेश अलग था, अभी सामाजिक परिवेश अलग हो गया है। तो लड़कियों को उस अपने माँ बाप के विश्वास को कायम रखना चाहिए, जो चीज़ कर रही है उसको मन लगा के सच्चाई से काम करना चाहिए। अगर कोई लड़की मॉडलिंग कर रही है तो उसको बहुत अच्छी तरह उसको एक प्रोफेशन, एक नोबल प्रोफेशन मान के करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई सोशल वर्कर है तो वही नोबल प्रोफेशन है, या कोई एक्टर है तो वो नोबल प्रोफेशन नहीं है। सारे प्रोफेशन नोबल है, ज़रूरी है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं और कितनी सच्चाई से और कितनी ईमानदारी से आप उसके प्रति, उस प्रोफेशन के प्रति आप डेडिकेटेड है। बिल्कुल। तो दीपा जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो एनजीओ का जो कार्य क्षेत्र है वो ग्रामीण है। जी हाँ। वहाँ की जो लड़कियां हैं, अगर हम शहर की लड़कियों की बात करें तो उनके पास तरह तरह की सुविधाएं हैं। अब उनको ये चुनना होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर गाँव में जहाँ पर एक स्कूल जो है, एक बेसिक जो शिक्षा है वो नहीं मिल पाती लड़कियों को, तो उसके लिए जो आपकी संस्था है वो किस तरह से उनको सहयोग देती है? जी हाँ, जब हम गांव में जाते हैं तो देखिए आजकल क्योंकि सरकार ने फ्री एजुकेशन कर रखी है 8th तक, तो 8th तक तो हर लड़की पढ़ लेती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि सरकारी स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि साक्षर तो हो ही जाती है। जी। फिर जो 12वीं का, जो 8वीं से 12वीं तक का गैप है, वहाँ पे एक बहुत नॉमिनल फीस लगती है, तो वो भी वो ले दे के दे देते हैं। लेकिन 12वीं के बाद क्या है कि लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट बहुत है। 12वीं के बाद लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, 12वीं के बाद जो घर का लड़का है उसको पढ़ाया जाता है। जी। क्योंकि ये मानना है कि भाई ये तो दूसरे परिवार में चली जाएगी, लड़का पढ़ेगा, 4 पैसे कमाएगा, हमारे लिए घर में लाएगा। जी हाँ, तो लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। तो और इसी विषय पे हम लोग लड़कियों को जागरूक करते हैं। और जो लड़कियां, कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती हैं, उनका इंटरेस्ट जो है अलग अलग फील्ड्स में होता है। जैसे हमारे कारीगरों की लड़कियां हैं, आप उनसे पूछिए, वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं क्योंकि वो फैशन से जुड़ी हुई हैं बचपन से। तो फिर हम उनको ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उनकी
कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ, एक बहुत अच्छी मैं आपको बात बताती हूँ। मदर टेरेसा ने एक बात कही है कि मैं आपको हिंदी में उसका रूपांतर बताऊंगी कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ एक स्टिल वाटर में एक पत्थर फेंक सकती हूँ जिससे उसमें कंपन हो, हलचल आए, कंपन हो। तो एक हमारी संस्था एक पर्टिकुलर क्षेत्र को कवर कर सकती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कवर कर सकती है। बहुत ज़रूरत है, बहुत संस्थाओं की ज़रूरत है, क्योंकि 70% भारत ग्रामीण भारत है। तो बहुत संस्थाओं, तो मैं तो सभी से कहती हूँ, आग्रह करती हूँ कि संस्था बनाइए, आगे आइए, मदद कीजिए। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर एक महिला दूसरी महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले जो उससे असक्षम है, इलिटरेट है, तो मैं सोचती हूँ कि एक रेडिकल चेंज आएगा सोसाइटी में, एक बहुत ही सुखद परिवर्तन आएगा। तो ये एक मैं चाहूँगी, मैं यही कहती हूँ कि जो मेरा नोन है, फ्रेंड सर्कल है, मैं यही कहती हूँ कि भाई तुम सिर्फ अपने घर में काम करने वाली, उसी को चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तुम उसी की मदद करो। अगर वो नहीं पढ़ी लिखी है तो तुम उसको शाम को बुलाओ, 1 घंटा पढ़ाओ। अगर उसके पास उसकी लड़कियों को पढ़ाने के पैसे नहीं है तो तुम उनकी फीस भरो। तो ये एक चीज़ मेरी एडवाइस रहती है। उर्वशी, एक इनका जो खुद का कोटेशन वो ये भी है, जो दर्शकों को बताना चाहूँगा। ये कहती हैं कि मेरे भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ मैं मेरे काम के लिए रखती हूँ, लेकिन दूसरा जो उल्टा हाथ है वो कम से कम किसी और की सेवा में तो लगे, कुछ और काम तो आए। तो इसीलिए ये समाज सेवा से जुड़ी हुई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब आप काम कर रही हैं तो बहुत सी लड़कियाँ आपके इर्द गिर्द आई और आपने उनकी ज़िंदगी संवारी। कोई कुछ ऐसी खास लड़कियां जो हमेशा आपको याद रहती हैं, जिनको आपको देखकर बड़ा अच्छा लगता है? जी हाँ, मैंने अभी कुछ साल पहले एक जो ऐसी लड़कियां थी जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी जी। तो यहाँ एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है यहाँ पे, उसमें मैंने उनकी ट्रेनिंग कराई 3 महीने की, और आज उसमें से 3-4 लड़कियों ने अपना बुटीक खोल लिया है। और वो लड़कियाँ अपनी जो साथी लड़कियाँ उनको काम देती हैं। तो धीरे धीरे एम्पावरमेंट की शुरुआत है। और हमारे कुछ लड़कियां हैं जो नहीं पढ़ पा रही थी, उनको हमने फंडिंग लाए, उनको हमने आगे पढ़ाया, तो कुछ तो MA कर चुकी हैं और कुछ टीचर्स बन गई हैं। तो इस तरह से अब धीरे धीरे मैं आपसे कह रही हूँ ना, बहुत बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत लोगों की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसमें हमें काम करना चाहिए। आप सुप्रभात धरती धुरारी के मंच पर आए और कैसा लग रहा है आपका? जी बड़ा अच्छा लग रहा है, और इस सीट पे बैठ के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जो सफर वहां से यहाँ तक का तय हुआ है, मजा आ गया उस सफर में। इस सफर को मतलब अब जाते जाते हम चाहेंगे कि इस खूबसूरत चेहरे से, इस खूबसूरत आवाज़ से एक खूबसूरत सा राजस्थानी गीत सुन लिया जाए। वो आप कहीं धोखे में न रह जाएं, आवाज़ की वजह से मैं बहुत ही मामूली गाती हूँ। कुछ चंद लाइनें आप सुना दें। जी, मैं आपको एक राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध पनिहारी गीत है, उसकी सिर्फ चंद लाइनें ही सुना पाऊंगी। धीमे चाल रे पनिहारिण, लहंगो गरत भरे जी, लहंगो गरत भरे, धीमे चाल रे पनिहारिण, धीमे धीमे चालू भारी, सासू जी लड़े सा, धीमे धीमे चालू भारी, सासू जी लड़े सा, उतावली चलूँ तो, उतावली चलूँ तो मारो पानीड़ो ढुले, धीमे चाल रे पनिहारिण, लहंगो गरत भरे जी, लहंगो गरत भरे, बहुत धीमे चाल रे, बहुत खूबसूरत गाया आपने। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए सुप्रभात धरती धुरारी के मंच पर, और सभी महिलाओं ने कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर ली होगी, जाना होगा आपके बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद। उर्वशी, अब चलें न्यूज़ रूम की ओर, लेकिन उससे पहले लोकगीत लेते हैं, तो चलिए। सावण सुरंगो आइयो जी कोई
पूछो